हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 को ही प्रोसीड करेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अबाउट द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के साथ साथ आपको एक और टॉपिक यहाँ पे कवर अप हो जाएगा, दैट इज़ वाटर क्राइसिस। क्योंकि आपको पता है जो वाटर पोल्यूशन है वो इतना इंक्रीज़ कर चुका है कि हमें वाटर की शॉर्टेज भी देखने को मिलती है। कैसे? क्योंकि अगर टोटल वाटर हम लेके चलें तो उसमें से सिर्फ 3% ऐसा वाटर होता है जो कि फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, तो सिर्फ 3% फ्रेश वाटर है जो कि सारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करेगा। तो अब वाटर पोल्यूशन जब इंक्रीज़ कर रहा है तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो एक पानी की ड्रेन जैसी है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हो। सो दैट इज़ एक्चुअली अ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में सबसे पहले आपको ध्यान में आना चाहिए इंडस्ट्रियल वेस्ट। जब भी हम वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले जो ध्यान है वो आपका जाना चाहिए इंडस्ट्रियल वेस्ट पे। क्या होता है, जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, जब इनका वेस्ट वाटर रहता है तो उस वेस्ट वाटर को, और ये वेस्ट वाटर जो होता है ये गर्म होता है, हॉट, ठीक है, इसको डायरेक्टली फेंक देते हैं रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, या जो भी नियर बाय वाटर बॉडी होगी। इसके अलावा वाटर क्राइसिस कैसे हो रहे हैं, तो आपको पता है जब भी कहीं पे इंडस्ट्री होती है या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनना होता है, बिल्डिंग बननी होती है, एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन होनी होती है, तो वहाँ पे पहले तो देखा जाता है कि कितना वाटर अवेलेबल है उस एरिया में। कैसे देखा जाएगा? बोरवेल्स, कि यहाँ पे बोरिंग करी जा सकती है या नहीं, क्योंकि अब वहाँ पे कॉन्टीन्यूस वाटर सप्लाई भी चाहिए होगी। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जब उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो वहाँ पे भी जो सबसे पहले चेक किया जाता है वो यही चेक किया जाता है कि वेदर देयर इज़ अ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और नॉट, क्योंकि वाटर तो एक तरह से ऐसी डिमांड है जो हर एक चीज़ में चाहिए होती है। तो उसी की वजह से, इतनी सारी एक्टिविटीज़ की वजह से हम देखते हैं कि जो वाटर पोल्यूशन है वो अपनी पीक पर आ चुका है। वहीं पे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ जाते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि बाय द एंड ऑफ 2030 हम सभी को सैनिटेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर वाटर की बात करें, क्लीन एंड सैनिटाइज्ड वाटर। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी बनाए गए हैं। पर दिक्कत कहाँ पे आती है कि जो वाटर पोल्यूशन है दैट इज़ मोर। अगर दिल्ली की बात करें, मान लो, कंसीडर एन एग्जाम्पल, अगर हम 100 लीटर वाटर को साफ़ कर रहे हैं, ठीक है, चलो मान लो एक दिन का हम 100 लीटर वाटर जो है उसको सैनिटाइज कर पा रहे हैं, जो ये वेस्ट वाटर था, सीवेज वाटर था, इसको रिसाइकिल कर पा रहे हैं। पर जो प्रोडक्शन है ना, दैट इज़ अराउंड 10,000 लीटर्स। दैट इज़ वेरी ह्यूज। आज हमने 100 कर दी, कल फिर से 100 करेंगे, पर जो प्रोडक्शन है, वो जो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ अराउंड 10,000 लीटर्स। सो नंबर इज़ वेरी ह्यूज। इसी वजह से क्या होता है कि हम जो अपने गोल सेट करते हैं उनको मीट नहीं कर पाते, क्योंकि जो डिमांड है चीज़ों की वो ज़्यादा है और उनको जो रिसाइकल है वो हम कम रेट पे कर पाते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग के लेक्चर इकोसिस्टम वगैरह जब देखे थे तो वहाँ पे ये चीज़ें पढ़ी थी कि जो अर्थ की टेंडेंसी है वो कम है, जो वो रिसाइकल कर पा रही है वो कम है इफ़ कंपेयर टू द ह्यूमन कंज्यूमिंग द थिंग्स। जो ह्यूमन बीइंग्स कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को वो ज़्यादा है, और जो अर्थ की रिसाइकलिंग की या फिर रिन्यू करने की जो टेंडेंसी है वो कम है। तो उसी वजह से हम फेस करते हैं प्रॉब्लम लाइक पॉल्यूशन। तो बहुत सारी डिजीज़ आप देखते रहते हो। अभी बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम करेंगे वाटर बॉर्न डिजीज़। तो यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंट करा है ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है। वन बाय वन इनको देखेंगे लास्ट में। इसके अलावा आप सुनते हो मिनमाता डिजीज़, कैडमियम की वजह से, आर्सेनिक की वजह से। इनके मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है, वन वन, कि मिनमाता डिजीज़ कैसे आई थी और फिर क्या क्या कन्वेंशन इसके तहत लाए गए थे, कैसे इस चीज़ को क्योर करना है और क्या चीज़ ज़्यादा इम्पेक्ट हुई थी। तो इन सभी के हम करेंगे शॉर्ट वीडियोस, ठीक है। अभी के लिए इसको एक बार हम ई वेस्ट में भी कर लेंगे। ई वेस्ट, वहाँ पे मैं डिटेल में बता दूंगी ऑल दो, पर शॉर्ट वीडियोस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन क्या है? मतलब वाटर का पोल्यूशन यानी कि पानी को गंदा कर देना। तो पोल्यूटेड वाटर जो होता है वो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं उसके अंदर? इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज वेस्ट आ सकता है, सीवेज वाटर आ सकता है, रेन वाटर पोल्यूशन आ सकता है। अब देखो कई बार क्या होता है, सिटीज़ में जब बारिश होती है ना, तो अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना हो, अगर यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ना हो तो क्या हो जाता है, वो पानी अकमुलेट कर जाता है ऑन द नियर बाय एरिया, या फिर सड़क के ऊपर ही पानी अकमुलेटेड रहेगा। अब जब पानी बहुत दिनों तक वहाँ पे स्ट्रैंडेड रहता है, खड़ा रहता है, तो वहाँ पे
छोटे छोटे लावाज आपको देखने को मिलते हैं ब्लैक कलर के, वो लावाज किसके होते हैं? मोस्टली मॉस्किटोज़ के। तो जो मस्किटोज़ होते हैं उनका ब्रीडिंग सेंटर बन जाता है वो स्टेगनेंट वाटर, जो खड़ा हुआ वाटर होता है ना, दैट बिकम द ब्रीडिंग सेंटर फॉर द मॉस्किटोज़। उस वजह से क्या होता है? डिजीज़ के होने के चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है रेन वाटर पोल्यूशन, यानी कि रेन वाटर को, अब जो रन ऑफ वाटर होता है, रन ऑफ वाटर कौन सा होता है? जो जैसे बारिश हुई तो कुछ पानी जो होता है वो चला रहता है कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। वो बेसिकली जैसे आपका एरिया अगर इस तरह को है, इस तरह से है, थोड़ा सा स्लोप बना हुआ है तो उस डायरेक्शन में चलता रहता है, दैट इज़ नोन एज रन ऑफ वाटर। फिर बोलते हैं कि जो वाटर होता है दैट कैन बी पॉल्यूटेड बाय एग्रीकल्चर या फिर हाउस होल्ड विच कैन डैमेज कैन प्रोवाइड डैमेज टू द ह्यूमन एज वेल एज एनवायरमेंट। अभी एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक होगा वो यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपको पता है हमारे फील्ड्स में हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं NPK, यानी कि ऐसे फर्टिलाइज़र जो किस किस चीज़ के बने हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। तो जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम है, इनकी वजह से जो पोल्यूशन होता है उसको बोल देते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड वाटर पोल्यूशन। क्या होता है, कई बार आपकी जो फॉस्फेट कंपाउंड्स होते हैं ना, फॉस्फेट कंपाउंड्स, अब देखो पानी गिरा, कैसे गिरा? बाय रेन। अब जब बारिश होती है तो जब बारिश होगी तो क्या होगा, आपकी जो फॉस्फेट रिलेटेड कंपाउंड्स होंगे ये चले जाएंगे स्ट्रीम्स की तरफ। स्ट्रीम्स कह लो, वाटर कह लो, रिवर कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब जहाँ पे वाटर बॉडी होगी उस तरफ चले जाएंगे। फिर बाय द टाइम बीइंग क्या होगा, उस वाटर बॉडी के ऊपर आप देखोगे कि ग्रीन कलर की लेयर्स डेवलप हो जाती हैं, जिसको सवाल भी कहते हैं आप, या फिर एल्गी भी कह देते हैं, और एल्गल ब्लूम भी कह देते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, वो ग्रीन कलर की लेयर वाटर के ऊपर आ जाती है, और जब वो वाटर के ऊपर आती है तो जो नीचे एक्वेटिक लाइफ होती है उनकी डेथ हो जाती है। कैसे डेथ होती है? क्योंकि जो सनलाइट होती है वो पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं कर पाती, और जब पेनिट्रेट नहीं कर पाती तो जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और जब डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनकी हो जाती है डेथ। तो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न बिकॉज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। अब जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वाटर में, वो केमिकल भी हो सकते हैं, पैथोजेंस भी हो सकते हैं। पैथोजेंस में ये सारी चीज़ें ले सकते हो आप, ये इनके पैरासिटिक स्ट्रक्चर दिखाए हैं, जैसे कि विब्रियो कॉलेरा, आपका GRDA, ठीक है। देन आपका जो वाटर पोल्यूशन होता है, इट कैन कॉज अ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ एंड द क्वालिटी ऑफ सॉइल एज वेल एज वेजिटेशन। अब वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं, यहाँ पे वाटर सोर्सेज की बात करी गई है। अगर इंडिया में बात करें तो सरफेस वाटर सोर्स है एक, तो जो सरफेस के ऊपर अवेलेबल है, एक ग्राउंड वाटर सोर्स है, यानी कि जिसके बाद क्या बना दिया जाता है, हैंड पंप्स, ठीक है, बोरवेल भी जिनको आप बोलते हो, सॉरी, फिर बोरवेल्स आ जाते हैं आपके, हैंड पंप्स आ गए, बोरवेल्स आ गए, और मेन जो सोर्स है वो है ग्लेशियर्स। इसी के पीछे लड़ाइयाँ होती हैं इंडिया और चाइना, इस तरफ पाकिस्तान, चाइना जो कि तिब्बत है बेसिकली, पर चाइना ने इलीगली एक्वायर कर लिया है। क्यों एक्वायर करा था? बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो कहाँ पे लाया करती हैं, आपकी तिब्बत में, जैसे कि आपकी राकस लेक, राकस ताल भी बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द तिब्बत। इसी के पड़ोस में मानसरोवर है, ठीक है। तो ये सारी लेक्स लाया करती हैं तिब्बत में। उसी के साथ ग्लेशियर की बात करें तो वो होते हैं हमारे हिमालयस के अंदर। तो जो ग्लेशियर हैं दे आर अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 3% ऑफ द फ्रेश वाटर, ठीक है। तो जो डायरेक्टली यूजेबल हैं वो है सरफेस वाटर रिसोर्सेज और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। अब वाटर पोल्यूशन का क्या सोर्स है, ये पहले हमने ऐसे देख लिया कि वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं। यहाँ पे देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्स हैं, वाटर पोल्यूशन कैसे इंक्रीज कर रहा है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर दूँ, दिस वन, तो दिस इज़ द पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन। कैसे? क्योंकि जो पॉल्यूटेंट्स हैं दे आर डिस्चार्ज फ्रॉम एन आइडेंटिफाइबल सोर्स। यहाँ भी हमें पता है कि ये जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है ये कौन से सोर्स से हो रहा है, हमें दिख रही है वो चीज़। फॉर एग्जांपल हमने कोई ड्रेनेज लगा दी है इंडस्ट्री से, हाउस होल्ड से, तो हमें पता है ये जो वाटर है कहाँ पे जाएगा, रिवर्स के अंदर। पता है, इन चीज़ों का पता है कि किस वजह से हो रही है ये वाटर पोल्यूशन, तो वो सारे आ जाते हैं आपके पॉइंट सोर्सेज में। ड्रेन्स आ गई, पाइप्स आ गई, तो ये सारे क्या आ जाएंगे, पॉइंट सोर्सेज।
फिर आते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज, मतलब जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली डिस्चार्ज हो रहे हैं पर पता नहीं चल रहा कि कहाँ से हो रहे हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर, अब देखो एग्रीकल्चर में आपने फर्टिलाइज़र फेंका, क्यों फेंका? ताकि आपके वो जो कीट होते हैं या फिर अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो ग्रो ना करें, इसलिए हमने वहाँ पे क्या डाल दिया? फर्टिलाइज़र। अब डाल तो दिया, पर जैसे रेन हुई, रेनफॉल हुआ, यहाँ पे बारिश हुई, तो क्या होगा? ये फ्लो करेगा टुवर्ड द वाटर बॉडी, पर हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरह से फॉस्फेट कंपाउंड जो है वो वाटर बॉडी की तरफ जा रहे हैं, वो हमें पता नहीं चलेगी चीज़, बट ऑलरेडी कहाँ जा रहे हैं वो? टुवर्ड द वाटर बॉडी। तो वही चीज़ आ गई नॉन पॉइंट सोर्स, यानी कि वो पॉल्यूटेंट्स वहाँ से डिस्चार्ज तो हो रहे हैं उस जगह से, पर हमें पता नहीं है कि कहाँ से वो कॉन्टीन्यूसली डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब देखो वाटर बॉडी होती है, घर के आसपास भी होती है, तो हमें बस इतना पता होता है कि यहाँ पे प्लास्टिक पड़ा हुआ है, किसी ने कोई हाउस होल्ड वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह का वेस्ट वहाँ पे फेंक दिया हुआ है, ये चीज़ें हमें दिखाई दे जाती हैं। तो जो एल्गल ब्लूम होती है, कहीं ना कहीं हम बोल देते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट नो, दैट इज़ फ्रॉम द एग्रीकल्चरल वेस्ट, यानी कि जो NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम हम यूज़ कर रहे हैं इन द फर्टिलाइजर्स, तो उस वजह से भी क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है। और ये पॉल्यूशन जो आता है दैट इज़ अंडर द NPS, यानी कि नॉन पॉइंट सोर्स। नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं वाटर पोल्यूशन के? तो एक तो होता है आपका पुअर हेल्थ, हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारी डिजीज़ फैल जाती हैं, जैसे कि आपका कॉलेरा, डाइसेंट्री हो जाती है, डायरिया, जॉन्डिस, ट्यूबरक्लोसिस, सो ऑल आर द डिजीज़ बिकॉज ऑफ द वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा स्टमक डिजीज़, सबसे ज़्यादा जो स्टमक डिजीज़ होती हैं दैट इज़ ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। अगेन स्टमक डिजीज़ आपकी सॉइल पोल्यूशन से भी होती है, वाटर पोल्यूशन से भी होती है। उसके बाद आता है आपका चिल्ड्रन ऑफ स्लम आर मोस्ट अफेक्टेड। अब आपने देखा होगा जो जितने भी ये स्लम एरियाज़ होते हैं ना, स्लम एरियाज़ में क्या होता है, एक तरफ इनकी झुग्गियाँ होती हैं, यानी कि वो छोटे छोटे टेंट लगा के रह रहे होते हैं, साइड में जैसे वाटर बॉडी होती है और उसमें भी प्लास्टिक गिरा होता है, और यहाँ पे हो सकता है थोड़ा साफ पानी देखने को मिले, ये लोग इसी पानी को यूज़ कर लेते हैं। और जो बच्चे वगैरह इस एरिया में खेल रहे होते हैं, खेलते खेलते इसी पानी को पी लेते हैं। सो हाईली पॉल्यूटेड वाटर, हाईली पॉल्यूटेड। तो इसी वजह से बोला गया है कि जो स्लम के चिल्ड्रन हैं बेसिकली दे आर मोर इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द वाटर पोल्यूशन इफ़ कंपेयर टू द एडल्ट वंस। ठीक है, तो आपको एक यहाँ पे आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 याद रख सकते हो, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। कभी आपको मेंस में कोई आंसर वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड आता है, देन यू हैव टू मेंशन दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6, जो कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा देखो, अब वाटर पोल्यूशन ना सिर्फ आपके ह्यूमन बींग्स को इम्पैक्ट कर रहा है, ना सिर्फ छोटी छोटी रिवर्स को इम्पैक्ट कर रहा है, पर कहीं ना कहीं ओशंस तक जा रहा है। ठीक है, तो इसके साथ साथ एक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर याद रख लेना, दैट इज़ 14, विच सेज लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, पानी के नीचे जो ज़िंदगी है। मैंने सिर्फ अभी तक रिवर्स वगैरह ही यूज़ करी, पर यहाँ पे हम ओशन लेवल तक जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है रिलेटेड टू द वाटर पोल्यूशन। तो 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ जाते हैं आपके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14। फिर आता है टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। टाइप्स देखें अगर वाटर पोल्यूशन के, तो सरफेस वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, माइक्रोबायोलॉजिकल पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशन, न्यूट्रिएंट पोल्यूशन, सस्पेंडेड मैटर पोल्यूशन, ऑक्सीजन डिप्लीशन पोल्यूशन। सरफेस वाटर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन देखो क्या होगा, दिस इज़ द सरफेस, फिर आता है ग्राउंड। अब क्या होता है, आपके हैवी मेटल्स होते हैं जैसे कि मर्क्यूरी, कैडमियम, आर्सेनिक, क्या होता है बाय द टाइम ये क्या करते रहते हैं, पेनिट्रेट करते रहते हैं डीप सरफेस में, और कहाँ पहुँच जाते हैं, ग्राउंड वाटर तक। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो जाता है। फिर माइक्रोबायोलॉजिकल पोल्यूशन, ये वो पोल्यूशन होता है जो दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि क्या क्या डिजीज़ होंगी इससे, कॉलेरा, जियार्डिया, डायरिया। ठीक है, छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे वायरसेस, सो सारे वाटर के अंदर मिक्स्ड हैं, और ये सारे पैरासाइट्स क्या करेंगे, अल्टीमेटली बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज स्प्रेड करेंगे। केमिकल पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज़ मेन सोर्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, वहाँ से जो केमिकल होल्डिंग वाटर आएगा वो डायरेक्टली जाएगा आपके रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, और क्या कॉज करता है, केमिकल पोल्यूशन। न्यूट्रिएंट पोल्यूशन आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या, फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र में भी क्या, NPK,
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम, के स्टैंड्स फॉर पोटासियम। सस्पेंडेड मैटर पॉल्यूशन, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं, बारिश होगी दोबारा कहाँ पे आ जाएगा, पानी के अंदर। ऑक्सीजन डिप्लीशन पॉल्यूशन, येस, बिकॉज ऑफ द यू कैन से फॉस्फेट कंपाउंड्स। फॉस्फेट कंपाउंड वाटर बॉडी के ऊपर एकमुलेट करते रहेंगे और ऊपर क्या करेगा, जो सन की पेनिट्रेशन होगी वो बिल्कुल वीकन कर जाएगी और जो एक्वेटिक लाइफ होगी पानी के नीचे उनकी डेथ हो जाएगी। नाउ वाटर पोल्यूशन ट्रीटमेंट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो किस तरह से ट्रीटमेंट करती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट। इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, चैम्बर्स बने होते हैं इस तरह से, मैक्सिमम 2 होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं 1, फिर हो सकते हैं 2 और 3। जिनके पास 3 होंगे वो सबसे अच्छी इंडस्ट्री मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 बार वाटर को रिसाइकल करा। ठीक है, ये सेकेंड लेवल पे, यानी कि जिनके पास सिर्फ 2 ट्रीटमेंट के प्रोसेसेस हैं उनको थोड़ा कम बोल सकते हैं, और जो जिनके पास सिर्फ 1 है वो तो पोल्यूशन कॉज कर ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो भी वेस्ट निकला, जो भी वेस्ट वाटर निकला, इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया जाएगा एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही ट्रीटमेंट देते हैं और डायरेक्टली वाटर में फेंक देते हैं। तो इस केस में जो पानी होता है वो भी गर्म ही होता है, और आपको पता है जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो स्टेबल रहता है, तभी वो पानी के अंदर उसी एरिया में घूमते रहते हैं। पर जैसे ही आप इंडस्ट्रियल वाटर कॉन्टीन्यूसली वहाँ पे डालोगे और गरम गरम पानी डालोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो वाटर का टेम्परेचर है वो चेंज कर जाएगा और इससे एक्वेटिक लाइफ की डेथ हो जाती है। ये जो टर्शियरी लेवल होता है ना, जापान में हाईली यूजेबल है, तभी जो उनकी ड्रेन्स भी होती हैं वो भी काफ़ी साफ़ देखने को मिलती हैं। फिर आता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या किया जाता है, जहाँ पे भी जिस भी वाटर बॉडी के अंदर नाइट्रोजन रिलेटेड कंपाउंड्स इंक्रीज कर दिए जाते हैं उनको ट्रीट किया जाएगा। सेप्टिक टैंक जो आपका सीवेज से रिलेटेड होता है उसको फर्दर प्योरीफाई करना। ओजोन वेस्ट ट्रीटमेंट, जहाँ पे सैनिटेशन करी जाती है वाटर की, वहाँ पे ये आ जाते हैं। तो वाटर पोल्यूशन ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। इसके बाद रीज़न बिहाइंड द रिवर बीइंग मोर पोल्यूटेड, क्यों, क्या ऐसा रीज़न है कि जो रिवर्स हैं वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हैं कंपेयर टू द ओशन एंड सी। एक तो देखो वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, ओशन में, फिर उससे कम सी में, फिर बाकी आप कंपेयर कर सकते हो विद द रिवर्स और स्ट्रीम्स होगी आपकी, छोटी छोटी जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं। पर उसके अलावा क्या रीज़न है कि जो रिवर्स हैं वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हैं। एक है रैपिड अर्बनाइजेशन। आपको पता है जस्ट बिकॉज ऑफ द जॉब्स फॉर बेटर लाइफ, तो लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़। तो ये जो अर्बन एरियाज़ या अर्बनाइजेशन का शिफ्ट है दैट इज़ वेरी रैपिड। तो इस वजह से क्या हो गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है वो उतनी ज़्यादा फास्ट डेवलप नहीं हो पाई, यानी कि जो घर हैं रहने के वो इतने ज़्यादा नहीं डेवलप हो पाए। तो लोग क्या करते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता वो छोटे मोटे टेंट लगा के, झुग्गियाँ बना के, पानी वाला एरिया हो गया या फिर सड़क की साइड में रहना शुरू कर देते हैं। तो एक रीज़न तो ये आ जाता है, और वो एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं रिवर्स को। तो इसमें लोगों का भी पूरा कंट्रीब्यूशन है, बोथ ऑफ द रूरल एज वेल एज द अर्बन, क्योंकि रूरल एरियाज़ में इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एग्रीकल्चर से लोग शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, किसी एक ही जन को ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इसी वजह से रैपिड अर्बनाइजेशन देखने को मिलती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो बिल्डिंग्स हैं, एज आई टोल्ड यू, जो बिल्डिंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, और अगर हैं भी तो उनका रेंट जो है दैट इज़ वेरी हाई, और जो सैलरी है उन छोटे वेजेस की वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। तो ये एक पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न। इसी वजह से रिवर्स के अराउंड ये लोग रहना शुरू कर देते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सीवेज, आपको पता है डेली जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है डेली फ्रॉम द हाउस होल्ड, इवन अगर सिर्फ हाउस होल्ड्स की बात करें, वो कॉन्टीन्यूसली जाता है थ्रू द ड्रेन्स और एक बड़े सीवेज में। अब जब सीवेज में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, इसकी रिसाइकलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, और जब इसकी रिसाइकलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती तो अगेन वाटर पोल्यूशन, स्पेसिफिकली कहाँ पे, रिवर्स में। ठीक है, अब नेशनल प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे बनाए गए हैं, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे बनाए गए हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितना स्टैंडर्ड वहाँ पे लिखा गया था। फिर उसके बाद सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली रिवर्स में फ़्लो करते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के, दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न।
अब जितने भी आपके स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, ये सब क्या करते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, या फिर स्टैचू मेकिंग में, या कोई भी चीज़ हो सकती है, बट जो आपके पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत कम प्रायोरिटाइज किया गया है। इसके बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वाटर क्राइसिस के या पोल्यूशन के। अब देखो, वाटर क्राइसिस एक आपका फुली फ्लेश्ड टॉपिक भी है। इंक्रीज्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, आपको पता है अगर हम चले जाएं ऊपर वाली साइड, इस तरफ, इधर, इधर, ये सारी कंट्रीज़, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना यानी कि तिब्बत, ये सारे लड़ते हैं फॉर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तभी तो चाइना के पास फ्रेश वाटर के सोर्सेज नहीं है, तभी तो उन्होंने तिब्बत को एक्वायर किया। उसी तरह से पाकिस्तान, अब जो इंडस रिवर है वो आती है कश्मीर से होते हुए टुवर्ड दिस एरिया, तो ये चाहते हैं इंडस के ऊपर इनका पूरा कंट्रोल हो। तो सारे किस चीज़ के पीछे लड़ रहे हैं, वाटर के पीछे। क्यों लड़ रहे हैं वाटर के पीछे? क्योंकि क्राइसिस, शॉर्टेज होती जा रही है, कमी होती जा रही है वाटर की। तो सारे चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो सोर्सेज हैं वाटर के, उनके ऊपर हमारी हेजेमनी हो जाए, हमारा कंट्रोल हो जाए, हमारा रूल हो जाए। तो इसी वजह से ये सारी कंट्रीज जो हैं आपको लड़ती हुई दिखेंगी ही दिखेंगी। इंक्रीज्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द वाटर, लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर। तो यहाँ पे एक डाटा दे रखा है, ऑल्दो बहुत सारे डाटाज आते रहते हैं, यू कैन ऐड दैट ऑल्सो बाय मैंशनिंग द पर्टिकुलर रिपोर्ट्स। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि अगर किसी स्लम एरिया को ही ले लेते हैं, स्लम एरिया जो होता है जिस वाटर बॉडी के अराउंड होता है, वहाँ पे ऑलरेडी वो उस वाटर बॉडी का बुरा हाल होता है, तो बहुत ज़्यादा वाटर बॉर्न डिजीज़ होने के वहाँ पे चांसेस रहते हैं। और कई बार क्या होता है, जो वाटर है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे गैदर करता रहता है, फिर यहाँ पे थोड़े टाइम के बाद आपको बॉटल्स वगैरह गिरी हुई मिलेंगी, पर थोड़ा थोड़ा पानी जो होता है वो साफ यहाँ से जा रहा होता है, तो लोगों को लगता है कि दैट इज़ क्लीन, और फिर हो जाते हैं हॉस्पिटलाइज्ड, और जो फर्टिलिटी रेट है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो लैक ऑफ एक्सेस टू द क्लीन वाटर। फिर आती है फूड शॉर्टेज। अब देखो, वाटर की शॉर्टेज होगी तो अल्टीमेटली फूड की शॉर्टेज होगी। कैसे? क्योंकि जो आपकी क्रॉप्स हैं, वीट, मेज़, बार्ले, जो मर्जी क्रॉप्स हैं, सभी को क्या चाहिए अल्टीमेटली? वाटर। तो अगर वाटर की शॉर्टेज है तो कहीं ना कहीं क्रॉप की शॉर्टेज भी आ जाएगी। ठीक है, तो और ऊपर से हमारी पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ कर रही है, उनकी वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है वही नहीं ओवरकम हो पा रही, तो फिर क्रॉप्स की कैसे होगी? फिर आता है एनर्जी शॉर्टेज। अब देखो, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी भी है, इवन वो कहाँ से बनती है? हाइड्रो प्लांट से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पानी जो है दैट इज़ द बेस नीड या बेसिक नीड ऑफ एवरीवन। ठीक है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में है या फिर अपनी कंजप्शन पे है या फूड पे है, कहीं पे भी देख लो आप, तो सारी चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ द वाटर क्राइसिस एंड द वाटर पोल्यूशन। फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन, इंडीड इकोनॉमिक स्लो डाउन भी होगा ही होगा। एक टाइम आएगा कि आपको बिस्लरी की बॉटल्स लेनी पड़ेगी, ऑल्दो तमिलनाडु, केरला वाली साइड पे ये बिस्लरी की बॉटल्स बिकती ही बिकती हैं, पर अभी रिसेंटली बाय पास्ट 2 ईयर्स जो एक तो होती थी छोटी बॉटल जो ट्रैवलिंग में ले लेते थे लोग, ठीक है, अब जो है वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, वो जो 50 लीटर का आता है ना बिस्लरी का, वो बाय कर रहे हैं। तो जो तो रिच लोग हैं वो तो बाय कर लेंगे इस चीज़ को, पर जो मिडल होंगे चलो वो भी कर ही लेंगे एडजस्ट ही करते हैं मिडल लोग तो, और जो पुअर, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होगा वो पुअर होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन भी देखने को मिलेगा। रैपिड ग्रोथ इन इंडियाज़ अर्बन एरियाज़, जो गवर्नमेंट है दे आर फोकसिंग ऑन द ओवर प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ओवर प्राइवेटाइजेशन का मतलब है अमीरी, सिर्फ अमीर लोगों का चलेगा। ठीक है, अर्बन पुअर के बीच में एक तरह से जो गैप है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी ह्यूज। आपको पता है ना 10% ही ऐसे लोग हैं जो बिलियनियर हैं अपने इंडिया के अंदर, बाकी फिर रिच आ जाएंगे, फिर मिडल आएंगे, और पुअर तो फिर बात ही क्या करनी। उसके बाद सॉल्यूशन टू टैकल द वाटर क्राइसिस, कैसे इन वाटर क्राइसिस को हम टैकल कर सकते हैं? एक तो पुट अ रियलिस्टिक प्राइस ऑन द वाटर। हमने एक सेस एक्ट पढ़ा था, वाटर सेस एक्ट, उसमें हमने बोला था कि जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं या जितने भी लोग पानी का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि डोमेस्टिक एज वेल एज आपके प्रोफेशनल, तो जो भी वाटर को यूज़ कर रहा है और इन शॉर्ट आई वुड से एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनको उसके जगह पे टैक्स देना पड़ेगा। अब देखो, इंडस्ट्रीज़ वाले भी क्या करते हैं, फैक्ट्रीज़ वाले भी क्या करते हैं,
वो चाहते हैं कि क्या रिसाइकिल करना, बस जो वाटर अवेलेबल है तो है, साइड में रिवर से आ तो रहा है, उसको डायरेक्टली यूज़ करो, उसको उधर ही फेंक दो, फिर से नया वाटर यूज़ करो, फिर से फेंक दो। पर अगर यहाँ पे प्राइस लगाया जाएगा ना वाटर के ऊपर, तो उनके ऊपर एक तरह से मैंडेशन आ जाएगी। मैंडेशन किस चीज़ की आएगी, उनको पता है अब कि अगर इतना ज़्यादा पानी यूज़ किया तो हमें फिर टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर टैक्स पे करना पड़ेगा तो अपना ही लॉस है। तो इससे बेटर है कि रिसाइकलिंग में मुझे कम कॉस्टिंग पड़ रही है तो मैं वाटर को रिसाइकल ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो पुट अ रियलिस्टिक प्राइस ऑन द वाटर। फिर एडिकेट टू चेंज द कंजप्शन एंड लाइफस्टाइल। अब देखो बहुत बार क्या होता है कि जो कंजप्शन का तरीका है, जो फ्रेश वाटर आता है उसी का यूज़ कर देते हैं कपड़े धोने के लिए, तो दैट इज़ अगेन कंजप्शन जो है फ्रेश वाटर की एक तरह से गलत तरीके से यूज़ हो रही है। तो एडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पढ़ाने लगते हैं बाय द एज ऑफ 17-18, तब तक बहुत ज़्यादा हैबिट्स ऐसी नज हो जाती हैं जो कि एक्सप्लॉइटरी होती है नेचर में। तो पानी की इंपॉर्टेंस हर क्लास में होनी चाहिए, फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू द सेकेंडरी लेवल, तभी ये चीज़ें समझ आए तो बेटर है। इन्वेंट न्यू वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज। वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज़ इंप्रूव करने के लिए हमें फोकस करना पड़ेगा। वेस्ट वाटर को कैसे रिसाइकल करना है उस पर फोकस करना पड़ेगा। सोलर पावर्ड वाटर प्योरीफायर्स, हमें ऐसे प्योरीफायर्स बनाने पड़ेंगे कि वो सोलर रेडिएशन से ही वाटर को प्योरीफाई कर सके। इम्प्रूव इरीगेशन एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। डेवलप एनर्जी एफिशिएंट डीसैलिनेशन प्लांट्स। इसका मतलब है कि जो समंदर का पानी है, अब आपको पता है ना समंदर का पानी जो होता है वो सेलिन होता है, यानी कि जो नमक का क्वांटिटी होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं जो यहीं से सी वाटर को लो और इससे फ्रेश वाटर हम बना सकें, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा, अगेन अपनी टेक्नोलॉजी। इम्प्रूव वाटर कैचमेंट एंड हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स आनी चाहिए, क्योंकि देखो रेन वाटर जो होता है वो तो वेस्ट ही होता है ना, पर कुछ लोगों ने आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जो खेती में ज़्यादा इंडल्ज होते हैं, उन्होंने क्या किया होता है, रेन वाटर स्टोर करने के लिए छोटे छोटे टैंक्स बना दिए होते हैं इन बिटवीन द फील्ड्स। उससे क्या होता है, इस वाटर को फिर यूज़ किया जा सकता है इन द फील्ड्स फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। उसके बाद ग्राउंड वाटर टेबल को चेक करते रहो कॉन्टिन्यूसली कि डिक्लाइन कर रहा है, किस रीज़न की वजह से कर रहा है उस एरिया के अंदर। इवन दो ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में पर आपकी एग्रीकल्चर में भी क्या यूज़ हो रहा है, फ्रेश वाटर, डायरेक्ट बोरवेल बनाए जाते हैं और वहीं से वाटर जो है वो यूज़ किया जाता है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू डाइल्यूशन ऑफ कॉन्टामिनेंट्स लाइक फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, prevent soil erosion and flooding, arrest the salt water intrusion in the coastal area if used to discharge the aquifers। फिर पॉल्यूशन को एड्रेस करो कि ये जो बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है, इस एरिया में कहाँ से पॉल्यूशन ज़्यादा आ रहा है। ऑल्दो सभी को पता होता है पॉइंट सोर्स इज़ नोन, पॉइंट सोर्स सभी को पता है, पर एफर्ट्स कोई नहीं देता, ठीक है। इसके बाद वाटर बॉर्न डिजीज़ देखें तो कॉलेरा आ जाता है आपका, ये ना विब्रियो कॉलेरा होता है एक पैरासाइट, ये विब्रियो कॉलेरा कॉज करता है कॉलेरा, उल्टियाँ दस्त सब लग जाता है। जियार्डिया जो होता है अगेन अ पैरासाइट, ये जियार्डियासिस कॉज करता है, पेट में दर्द भी होगी, साथ में डायसेंट्री भी लगी रहेगी। फिर आता है टाइफाइड फीवर, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड फीवर आ जाते हैं। फिर आता है लेप्टोस्पायरोसिस, अगर ये किसी को हो जाता है तो उसका डायरेक्टली न्यूरल या फिर नर्वस सिस्टम जो होता है वो इम्पैक्ट होता है। डायरिया अगेन अ वाटर बॉर्न डिजीज। बॉटिलिज्म दैट इज़ वेरी हार्मफुल अगेन, फेटल होता है, यानी कि डेथ हो सकती है। चलो इसके बाद यूट्रोफिकेशन दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द वाटर पोल्यूशन। कैसे क्या होता है, आपके मान लो इधर फील्ड है, क्रॉप लगी हुई है, अब यहाँ पे आपने डाल दिया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, यहाँ से बहुत ज़्यादा फॉस्फेट कंपाउंड जो होते हैं वो डिपॉजिट कर जाते हैं वाटर के सरफेस के ऊपर, और ऐसे ग्रीन कलर के ब्लूम्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर देते हैं, इसीलिए इसको एल्गल ब्लूम भी कहा जाता है। ये एल्गी होती है, ठीक है, दिस इज़ एल्गी। अब देखो ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है और बहुत फिसलन वाला होता है, चिपचिपा सा होता है ये, और नाइट्रेट्स हो गए आपके, फॉस्फेट्स हो गए, यहाँ पे फॉस्फेट्स भी लिखो, सबसे ज़्यादा फॉस्फेट्स की वजह से होता है एक्चुअली ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉस्फेट्स की ही वजह से होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। रिस्ट्रिक्ट पेनिट्रेशन ऑफ द सनलाइट, ये क्या करता है, सनलाइट जो होती है ना ऊपर से उसको आने से रोकता है और अंदर वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी हो जाती है डेथ। So this was the last topic of your water pollution. So this is it from my side about the water pollution.
नेक्स्ट करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन, छोटे छोटे पोल्यूशन और हैं, ई वेस्ट के बारे में देखेंगे, नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वो सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई जस्ट होप इतना आपको क्लियर है। सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।